स्टोरी की शुरुआत एक पुलिस वैन से होती है जो प्रिजनर्स को चाइना के अंदर छुपी एक ब्रूटल फैसिलिटी की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए रिजर्व्ड है। इन दीवारों के अंदर वीकनेस मौत का इन्विटेशन है और सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। नए अराइवल्स में है रिकी, एक क्वाइट 21 ईयर ओल्ड जिसे एक आदमी की जान लेने के जुर्म में 10 साल की सेंटेंस मिली है। हालांकि उसकी एज की वजह से ये घटकर 5 साल हो गई है। जैसे ही वो आगे बढ़कर मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, एक तेज रेड अलर्ट पूरे हॉल में गूंज उठती है जो तुरंत गार्ड्स का ध्यान खींच लेती है। वो उसे रोकते हैं और थॉरोली सर्च करते हैं, लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता। फिर भी मशीन चुप नहीं होती, बार बार वार्निंग रिपीट होती है। कंफ्यूज्ड और सस्पिशियस होकर वो उसे एक्सरे मशीन तक घसीट ले जाते हैं। जब स्कैन सामने आता है तो रूम में सन्नाटा छा जाता है। रिकी की चेस्ट के अंदर 5 बुलेट्स क्लियरली एम्बेडेड है। फिर भी वो वहाँ बिना किसी पेन के, बिना किसी फियर के खड़ा है, जैसे उसके बॉडी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया हो। पूछे जाने पर रिकी कामली एक्सप्लेन करता है कि ये बुलेट्स उसे हार्म नहीं कर रही, बल्कि उसे स्ट्रेंथन कर रही है। उसके बॉडी के अंदर एक पावर सोर्स की तरह काम कर रही है। जैसे जैसे उसे प्रिजन के अंदर ले जाया जाता है, उसकी असली नेचर सामने आती है। फैसिलिटी 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हर एक पर एक रूथलेस लीडर का कंट्रोल है। एक ब्लॉक में सैमुअल नाम का एक क्रूअल एनफोर्सर अपनी डोमिनेंस असर्ट करने लगता है। वो विंग नाम के एक एल्डरली प्रिजनर पर अटैक करता है, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दीवारों के अंदर गुजारी है। विंग सॉफ्टली प्लीड करता है कि वो बस एक दिन यहाँ से निकलना चाहता है। वो एक छोटी सी टॉय कसकर पकड़े हुए है जो उसने बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाई थी, लेकिन सैमुअल को कोई मर्सी नहीं आती। वो टॉय छीनकर विंग के सिर पर दे मारता है। वो गिर पड़ता है, टॉय टूट जाती है। एक गार्ड के आने पर भी सिचुएशन नहीं बदलती। वो टॉर्चर जारी रखने का ऑर्डर देकर चला जाता है। जब सैमुअल अपने मेन के साथ प्राउडली आगे बढ़ता है तो रिकी अचानक उसके रास्ते में आ जाता है। एक सिंगल डेवस्टेटिंग किक और सैमुअल जमीन पर बिखरी शार्प वुडन नेल्स पर जा गिरता है जो उसके चेहरे को चीर देती है। उसके फॉलोअर्स अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस मोमेंट रिकी उनकी तरफ नजरें उठाता है, उनका एंगर फियर में बदल जाता है। वो पीछे हट जाते हैं। सैमुअल किसी तरह सर्वाइव तो करता है, लेकिन उसकी एक आंख डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके दिल में रिवेंज की एक गहरी आग जल उठती है। वो रिकी को किसी भी कॉस्ट पर खत्म करने की कसम खाता है। उसके मेन पूरी फैसिलिटी के सबसे डेंजरस प्रिजनर मैड ड्रैगन को लाने का सजेशन देते हैं। इसी बीच सैमुअल विंग की सेंटेंस को 20 साल और बढ़ाने के लिए गार्ड्स को मैनिपुलेट करता है। जब गार्ड ये न्यूज डिलीवर करता है तो बूढ़ा आदमी टूट जाता है, ये जानते हुए कि वो कभी यहाँ से जीवित नहीं निकलेगा। वो घुटनों पर बैठकर फ्रीडम की गुहार लगाता है। गार्ड्स उसे धकेल कर चले जाते हैं। उसी रात वो खुद अपनी लाइफ एंड कर लेता है। ये न्यूज पूरे प्रिजन में फैल जाती है। जब रिकी को पता चलता है तो वो रियलाइज करता है कि जिस आदमी की उसने जान बचाई थी वो अब नहीं रहा। जैसे ही गार्ड्स उसकी लाइफलेस बॉडी ले जाते हैं, रिकी आगे बढ़ता है। उसकी नजर विंग की कलाई पर अभी भी लॉक्ड हैंडकफ्स पर पड़ती है। वो कामली गार्ड से उन्हें हटाने को कहता है क्योंकि एक मुर्दे को भी फ्रीडम डिजर्व है। जब वो इग्नोर करते हैं तो रिकी चुपचाप आगे बढ़ता है और टेरिफाइंग ईज से हैंडकफ्स तोड़ देता है। गार्ड्स शॉक में जम जाते हैं। रिकी वही छोटी टॉय निकालता है जिसे सैमुअल ने तोड़ा था, वही जिसे उसने खुद केयरफुली फिक्स किया था। विंग की मौत रिकी के अंदर कुछ गहरा जला देती है। तूफानी हवाओं में बाहर निकलकर वो कुंग-फू प्रैक्टिस करने लगता है, उस दर्द और फ्यूरी को रिलीज करते हुए जो उसके अंदर जल रही है। वो क्विकली रियलाइज करता है कि इस जगह सर्वाइव करने के लिए उसे हर रोज लड़ना होगा, वरना उसका हाल भी उस बूढ़े जैसा ही होगा। अगली सुबह जब प्रिजनर्स बात के लिए इकट्ठा होते हैं तो हवा में टेंशन भारी हो जाती है। सैमुअल आता है और रिकी को घूरता है। नफरत साफ दिखती है और उसी मोमेंट मैड ड्रैगन फाइनली अपीयर करता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो रिकी की तरफ एक पावरफुल पंच फेंकता है। फाइट इंस्टेंटली शुरू हो जाती है। रिकी बिना रुके पलटवार करता है। मैड ड्रैगन के स्टमक में एक डेवस्टेटिंग पंच जो उसे अंदर से टीयर करके इंस्टेंटली खत्म कर देती है। पूरी जगह शॉक से साइलेंट हो जाती है। एक नेल रिकी के हाथ में घुस जाती है, लेकिन जवाब में रिकी अपने अपोनेंट की उंगलियां क्रश कर देता है जैसे वो कुछ भी न हो। ये क्लियर हो जाता है ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये रिकी के रिवेंज की शुरुआत है। एक फाइनल स्ट्राइक में रिकी का पंच सैमुअल के बॉडी के आर पार हो जाता है, उसे वही खत्म कर देता है। आसपास खड़े प्रिजनर्स जम जाते हैं। गार्ड्स भागते हुए आते हैं और रिकी को
को घसीट ले जाते हैं। उसी मोमेंट नरुमी, नॉर्थ ब्लॉक का लीडर, आगे बढ़ता है। वो रिकी को इंटिमिडेट करने आया था, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। थ्रेटनिंग करने की बजाय वो अनएक्सपेक्टेडली रिकी को अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देता है। रिकी कुछ नहीं बोलता, बस उसके पास से गुजर जाता है। नरुमी पहली बार अनसेटल्ड खड़ा रह जाता है। रिकी को एक हाई सिक्योरिटी सेल में डाल दिया जाता है, वही जगह जहां सिर्फ सबसे डेंजरस प्रिजनर्स रखे जाते हैं। जैसे ही भारी दरवाजा बंद होता है, उसकी चेस्ट में एक अचानक दर्द उठता है और मेमोरीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में हम उसे यंग स्टूडेंट के रूप में देखते हैं, अपनी माँ की कब्र के सामने अकेला खड़ा, पेरेंट्स खो चुका। वहाँ उसके मास्टर जियांग अपीयर होते हैं, वो आदमी जिसने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाया। जब रिकी प्रूव करने की कोशिश करता है तो मास्टर उसे एफर्टलेसली डिफीट कर देता है, याद दिलाता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, कंट्रोल के बारे में है। रिकी घुटनों पर बैठ जाता है, डिटरमिन्ड कि वो हर वीकनेस ओवरकम करेगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। ट्रेनिंग शुरू होती है। मास्टर सिखाता है कि स्ट्रेंथ से पहले माइंड का कंट्रोल आता है और विक्ट्री से पहले एंगर और हेट्रेड को रिमूव करना पड़ता है। एक पत्थर सामने रखा जाता है, पूरी फोकस के साथ रिकी उसे तोड़ देता है। फिर और पत्थर आते हैं, वो एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करता जाता है। फाइनली मास्टर एक मैसिव स्टोन सीधे उस पर फेंकता है और पेन और डिसिप्लिन के थ्रू रिकी कुछ ऑर्डिनरी से बहुत परे बन जाता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। रात भर न सोने के बाद गार्ड्स उसे असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस में घसीट ले जाते हैं। टेबल पर खाना सजा है और वार्डन खुद एक डिस्टर्बिंग प्रेजेंस के साथ बैठा है, एक आर्टिफिशियल आई और एक सेवियर्ड हैंड की जगह शार्प हुक। साइक्लॉप्स रिकी की रिपोर्ट जोर से पढ़ने लगता है। ऑर्फनेज में पला, स्कूल से एक्सपेल्ड, बाद में म्यूजिक सीखा, फ्लूट बजाना सीखा, लेकिन वो पीसफुल रास्ता भी उसे बचा न सका। गैंग ज्वाइन किया, एक आदमी को मारा और यहाँ तक पहुँचा, लेकिन रिपोर्ट में उसकी जिंदगी के 2 साल मिसिंग है। साइक्लॉप्स डिमांड्स करता है, वो कहा था। थ्रेट्स और प्रेशर के बावजूद रिकी कंप्लीटली साइलेंट रहता है। वार्डन डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करता है, 5 बुलेट्स सर्वाइव करने के बाद भी वो कैसे जिंदा है। रिकी बस स्माइल करता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जो किसी ने भेजा था। जैसे ही रिकी उसे लेने आगे बढ़ता है, वार्डन अचानक अपना शार्प हुक उसके हाथ में घुसा देता है और पंचेस की बारिश शुरू कर देता है, लेकिन रिकी बोलता नहीं। लेटर में एक फोटोग्राफ है जिसे वार्डन अपने हाथों से क्रश करके फाड़ देता है। ये देखकर रिकी के अंदर एक अनकंट्रोलेबल रेज जाग उठती है। वो टेबल को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है। एनरेज वार्डन उस पर गन फायर करता है, लेकिन रिकी बेयर हैंड से बुलेट डिफ्लेक्ट कर देता है। वो वार्डन को वही खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं करता। एक फाइनल वार्निंग देकर वो चला जाता है। बाद में सेल में अकेले रिकी फ्लूट बजाकर थोड़ी पीस ढूंढता है, वही मेलोडी जो उसने कभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर की थी। लेकिन एक गार्ड स्टॉर्म करके आता है और वार्निंग देता है, अगर दोबारा बजाया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले दिन प्रिजनर्स सैमुएल के एक आदमी को घेर लेते हैं, विंग की मौत का बदला लेने के लिए। नरुमी बीच में आकर रोकता है, कहता है कि किलिंग से सिर्फ हार्शर पनिशमेंट आएगी। एक प्रिजनर वोंग इसे एक्सेप्ट करने से मना करता है। नरुमी की अथॉरिटी पर सवाल उठाता है। एंगर्ड नरुमी बिना हेजिटेशन के उसे ब्लेड से खत्म कर देता है। वार्डन सेटिस्फैक्शन से देखता है। बाद में नरुमी को रिकी के साथ वही करने का ऑर्डर देता है। जल्द ही नरुमी वोंग की बॉडी पब्लिकली डिस्प्ले करता है, फियर स्प्रेड करने के लिए। रिकी ये चुपचाप देखता है, उसका एक्सप्रेशन डार्क होता जाता है और उसी मोमेंट नरुमी मूव करता है। रिकी पर अटैक, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। नरुमी क्रश्ड ग्लास रिकी की आंखों में फेंक देता है। इंस्टेंटली ब्लाइंडनेस, डार्कनेस छा जाती है। इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए नरुमी उसकी आर्मपिट में ब्लेड घुसा देता है। कुछ पल के लिए लगता है जैसे फाइट खत्म हो गई, लेकिन रिकी ब्लाइंडनेस में भी कुछ सेंस करता है। वो एक वाटर पाइपलाइन ढूंढता है और उसे स्मैश करके खोल देता है। वाटर वायलेंटली बर्स्ट करता है। वो अपनी आंखें धोता है। जिस मोमेंट विजन वापस आती है, कुछ बदल जाता है। उसकी काम गायब हो जाती है, उसकी जगह कुछ फार मोर डेंजरस आ जाती है। रिकी एक स्टॉर्म की तरह उठता है और नरुमी पर टूट पड़ता है। एक सिंगल स्ट्राइक में नरुमी की एक आंख बर्स्ट होकर मार्बल की तरह जमीन पर गिर जाती है। वार्डन ठीक उसी मोमेंट अराइव करता है। नरुमी डेस्परेट होकर सरेंडर का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही रिकी पास आता है, वो खुद को स्टैब करके अपनी इंटेस्टिन्स बाहर खींचता है और उन्हें रिकी के गले में लपेट देता है। एक पल के लिए लगता है जैसे रिकी ट्रैप हो गया, लेकिन शेयर फोर्स से वो नरुमी को उठाता है
और उसके सिर पर एक डेवस्टेटिंग ब्लो देता है, कंप्लीटली क्रशिंग हिम। प्रिजन में साइलेंस स्प्रेड हो जाती है। रिकी वोंग की बॉडी की तरफ बढ़ता है और उसे जेंटली नीचे उतारता है। प्रिजनर्स उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वोंग जा चुका है। ये देखकर रिकी की आवाज साइलेंस तोड़ती है। वो सबको बताता है कि इस सारी सफरिंग की असली वजह वार्डन है। उसके वर्ड्स प्रिजनर्स के अंदर कुछ जला देते हैं और सडनली वो एक स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक टेरिफाइंग फोर्स उन्हें रोक देती है। एक प्रिजनर को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाकी फियर से फ्रीज हो जाते हैं। उस मोमेंट 3 पावरफुल फिगर्स रिवील होती हैं, बचे हुए प्रिजन ब्लॉक रूलर्स। पहली है चंग, एक वुमन जिसकी स्पीड अनबिलीवेबल है, शैडो की तरह मूव करती है। दूसरा है काटमा और तीसरा ब्रांडन, दोनों इक्वली फियर्ड। नरुमी के जाने के बाद सिर्फ ये 3 बचे हैं। वार्डन आगे बढ़कर रिकी को चैलेंज करता है, अगर सच में स्ट्रेंथ है तो इन्हें डिफीट करे। प्रिजनर्स उसे फाइट करने के लिए अर्ज करते हैं, लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप वोंग की बॉडी उठाता है और चला जाता है। केओस की जगह साइलेंस को चूज करता है। रिकी की स्ट्रेंथ देखकर वार्डन अनएक्सपेक्टेडली उसे कुछ ऑफर करता है, नरुमी की जगह नॉर्थ ब्लॉक का नया लीडर बनने का। रिकी बिना एक शब्द बोले रिफ्यूज कर देता है। इस ब्रोकन सिस्टम का हिस्सा बनने में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं। बाद में रिकी नोटिस करता है कि एक यंग प्रिजनर लीफ से ट्यून बजाने की कोशिश कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है। रिकी क्वाइटली उसके पास बैठता है और उसे शो करता है। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हर्ष वर्ल्ड फेड हो जाती है। बदले में वो बॉय रिकी को कुछ कार्ड्स देता है, लेकिन रिकी तुरंत सेंस करता है कि कुछ गड़बड़ है। ये कार्ड्स ड्रग्स बनाने के लिए यूज होते हैं। वो बॉय बताता है कि ये वेस्ट ब्लॉक से आए हैं। ऊपर से चंग ये सब वॉच कर रही होती है। वो इस ड्रग ट्रेड को कंट्रोल करती है। बिना हेजिटेशन के वो बॉय को एलिमिनेट करती है और बॉडी सबके देखने के लिए छोड़ देती है। फियर इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाती है। जब रिकी को पता चलता है, वो सीन पर पहुंचता है। बॉय लाइफलेस पड़ा है, उसकी दी हुई फ्लूट उसके पास पड़ी है। वो मोमेंट रिकी के अंदर कुछ तोड़ देता है। ग्रीफ एंगर में बदलती है और एंगर डिस्ट्रक्शन में। वो पूरा गार्डन जला देता है। सब कुछ राख में तब्दील हो जाता है। जब चंग आकर अपनी डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड देखती है तो उसका एंगर एक्सप्लोड होता है। रिकी उसे कोल्ड इंटेंसिटी से फेस करता है, प्रॉमिस करता है कि जैसे उसने उसके फ्रेंड को लिया वो उसे भी पे करवाएगा। फाइट इंस्टेंटली शुरू होती है। चंग एक बुलेट की तरह मूव करती है, रिकी को स्ट्राइक करती है और वॉल में क्रैश करवा देती है। प्रिजन में केओस स्प्रेड होता है जैसे जैसे फायर बढ़ती है। प्रिजनर्स इस मोमेंट सीज करते हैं और फ्रीडम के लिए दौड़ पड़ते हैं। वार्डन को ये न्यूज मिलती है, वो फ्यूरियस है। ऊपर से हायर अथॉरिटी अगले दिन इंस्पेक्ट करने वाली है। इस केओस में रिकी पहली बार अपनी स्ट्रेंथ को फेड होते फील करता है। तभी उसके मास्टर की आवाज याद आती है, जिस मोमेंट तुम्हें लगे कि हार रहे हो वो वही मोमेंट है जब कभी हार नहीं माननी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, ब्रांडन अराइव करता है। रिकी की तरफ रोप्स लॉन्च करता है। हर रोप के एंड पर शार्प नेल्स। रोप्स उसके बॉडी के अराउंड रैप होती है, उसमें पियर्स करती है और उसे लॉक कर देती है। फ्री होने से पहले कितामा अपीयर होता है और उसे ग्रैब करता है। जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने की तैयारी करता है, एक लाउड अलार्म एको करती है। सभी इनमेट्स को सेल्स में वापस जाने या शॉट होने का ऑर्डर, लेकिन कितामा कंप्लीटली इग्नोर करता है। गार्ड्स फायर खोल देते हैं। केओस इरप्ट होता है। इस कंफ्यूजन में कितामा रिकी को एक सेल में ड्रैग करता है। डोर बंद होते ही दोनों तरफ से सीमेंट पोर होने लगता है, स्लोली उन्हें सील करता हुआ। वार्डन का ट्रैप बिना कोई ट्रेस छोड़े रिकी की लाइफ एंड करने के लिए, लेकिन रिकी इस तरह मरने से रिफ्यूज करता है। इमेंस स्ट्रेंथ के साथ वो बैरियर शैटर्स करता है और डोर तोड़कर एस्केप करता है। सिर्फ यही नहीं, वो काटम को भी बाहर खींचता है अपनी जान बचाने के बावजूद। वार्डन दूर से देखकर शॉक्ड है, समझ नहीं पाता कि रिकी ने उसे क्यों बचाया। दोनों इंजरीज से कोलैप्स हो जाते हैं। मीनवाइल वार्डन गार्ड्स को एविडेंस एरेज करने का ऑर्डर देता है, हायर अथॉरिटी के आने से पहले। अगले दिन टेंशन भरे माहौल में सब मेन वार्डन का वेट कर रहे हैं। घंटे गुजरते हैं, होप फेड होने लगती है। फिर दूर एक कार दिखती है। वार्डन अपने बेटे के साथ अराइव करता है। रिकी के नारकोटिक फील्ड्स डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर वो फ्यूरियस हो जाता है। रिकी सीमेंट बैरियर्स तोड़कर बाहर निकलता है और वार्डन का गला पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले कितामा अटैक करता है। रिकी को आयरन बार्स पर पिन करके रिपीटेडली स्ट्राइक करता है, ब्रूटल फोर्स के साथ। रिकी काउंटर करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक में काटम के हैंड्स डिस्ट्रॉय होते हैं। उसी मोमेंट वार्डन एक हाइड्रोलिक प्रेस एक्टिवेट करता है। रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है। एक इलेक्ट्रिक शॉक
उसे नॉक डाउन करता है। प्रेस रैपिडली डिसेंड करता है और सडनली रुक जाता है। बेयरली अलाइव कितामा उसे होल्ड बैक करता है, रिकी के उसकी जान बचाने का हिसाब चुकाते हुए। रिकी एस्केप करता है, लेकिन कितामा जो मूव करने की कंडीशन में नहीं है, प्रेस के नीचे क्रश हो जाता है। रिकी को कितामा की माँ के साथ उसकी एक फोटो दिखती है। उसका एंगर एक्सप्लोड हो जाता है। वार्डन रियलाइज करता है कि वो रिकी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक और ट्रैप एक्टिवेट करता है। रिकी एक डीप पिट में गिर जाता है। उसे चेन से बांध दिया जाता है और वार्डन सभी प्रिजनर्स को उस पर मड फेंकने का ऑर्डर देता है। जो कुछ रिफ्यूज करते हैं उन्हें इमीडिएटली शूट कर दिया जाता है। बाकी फियर से ओबे करने पर मजबूर होते हैं। पिट स्लोली फिल होती है। रिकी को अलाइव बरी करती है। सिर्फ एक बैम्बू पाइप छोड़ी जाती है सांस लेने के लिए। वार्डन क्रूअली प्रॉमिस करता है कि अगर वो पूरा दिन सर्वाइव कर लिया तो उसे फ्री कर देगा। रात होने पर रिकी के एलाइज शॉक्ड है। ब्लॉक लीडर्स सीक्रेटली उसकी बैम्बू ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, उसकी एयर सप्लाई करने के लिए। प्रिजन में केओस और बिट्रेयल जारी रहती है। डार्कनेस में मड की परतों के नीचे दबे रिकी अलाइव रहने के लिए स्ट्रगल करता है। अब स्टोरी एक पेनफुल फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं रिकी की गर्लफ्रेंड को एक दिन लाइब्रेरी से लौटते वक्त वो कुछ लोगों को ड्रग्स यूज करते देखती है। फ्राइटन होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और एक होटल में घसीट ले जाते हैं। जब कोको होश आता है वो एस्केप मैनेज करती है, लेकिन फियर और ट्रॉमा से ओवरवेल्म्ड होकर रूफटॉप से जंप करके अपनी लाइफ एंड कर लेती है। जब रिकी को पता चलता है, रेज उसे कंज्यूम कर लेती है। वो रिस्पॉन्सिबल ड्रग डीलर को ट्रैक करता है। वो आदमी उस पर मल्टीपल बुलेट्स फायर करता है, लेकिन रिकी हर शॉट एंड्योर करते हुए आगे बढ़ता रहता है जब तक उसे फाइनली किल नहीं कर देता। वही एक्ट उसकी 10 ईयर सेंटेंस की वजह बनता है। प्रेजेंट में वापस 7 डेज बीत जाते हैं। रिकी को डिग आउट करने का टाइम आता है। हैवी मशीनरी के साथ वार्डन पर्सनली ओवरसी करता है। जब रिकी को फाइनली बाहर निकाला जाता है और पल्स चेक की जाती है, वो स्टिल अलाइव है। वार्डन रियलाइज करता है कि रिकी कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। इमीडिएटली किल करने की बजाय वो सोचने लगता है रिकी को अपनी साइड पर रखना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। रिकी को फिर से लॉक किया जाता है। वार्डन उसकी फाइल रिव्यू करके मिसिंग डिटेल्स पर क्वेश्चन करता है। इंटेंस टॉर्चर के बावजूद रिकी कुछ नहीं बोलता। वार्डन पूछता है, बेरीड अलाइव बिना एयर के सर्वाइव करने की पावर कहाँ से आती है? रिकी साइलेंट रहता है। चंग समझती है कि सिर्फ पेन उसे नहीं तोड़ेगा। वो ब्लेड्स को पाउडर में क्रश करके रिकी के मुंह में फोर्स करती है, फिर रिपीटेडली स्लैप करती है। उसका मुंह अंदर से टियर हो जाता है, ब्लड पोर होता है, लेकिन रिकी सब एंड्योर करता है। एनरेज्ड वार्डन उसे एम्प्टी सेल में फेंकवा देता है। बाद में एक प्रिजनर सीक्रेटली अपनी जान रिस्क करके रिकी के लिए फूड लाता है। क्रुएल्टी से भरी इस जगह में ह्यूमैनिटी का एक स्मॉल एक्ट, लेकिन वो सेफली निकल नहीं पाता। नरुमी के एक फॉर्मर फॉलोअर द्वारा पकड़ा जाता है। वार्डन उसे किल करके उसकी लाइफलेस बॉडी रिकी की सेल की तरफ ड्रैग करता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है रिकी नहीं है, सिर्फ चेन्स है। कंफ्यूजन का एक ब्रीफ सेकंड और फिर रिवील होता है कि रिकी चुपचाप सीलिंग से चिपका हुआ है। जिस मोमेंट वार्डन अंदर आता है, रिकी उसके पीछे ड्रॉप हो जाता है। मरे हुए प्रिजनर को देखकर उसके अंदर कुछ फिर स्नैप करता है। वार्डन घबराकर भागता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है प्रिजनर्स उसे घेर लेते हैं और पूरे प्रिजन में केओस एक्सप्लोड होता है। गार्ड्स और प्रिजनर्स वायलेंटली क्लैश करते हैं। पूरी जगह बैटलफील्ड बन जाती है। रिकी और वार्डन फाइनली फेस टू फेस होते हैं। बिना हेजिटेशन के रिकी एक पंच थ्रो करता है जो वार्डन को रूम के पार फ्लाई करा देती है, लेकिन कुछ रॉन्ग है। वार्डन का बॉडी शेक करने लगता है, कुछ मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए। रिवील होता है कि रिकी की तरह उसके पास भी एक टेरिफाइंग पावर है जो उसे एक जायंट डेंजरस क्रीचर में टर्न करती है। मॉन्स्टर पहले रिकी को ओवरवेल्म करता है, बार बार उसे नीचे स्ट्राइक करता है, लेकिन रिकी सिर्फ स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करता। अपने माइंड का यूज करते हुए वो चांस ढूंढता है, क्रीचर को लिफ्ट करता है और सीधे एक मैसिव ग्राइंडर में थ्रो करता है। फुल स्ट्रेंथ के साथ वो उसे अंदर फोर्स करता है, क्रशिंग हिम कंप्लीटली जब तक फ्रैगमेंट्स के अलावा कुछ नहीं बचता। रिकी वहाँ हैवी ब्रीदिंग के साथ खड़ा है, वार्डन के रिमेन्स पकड़े हुए। प्रिजन में जैसे जैसे केओस जारी रहता है, रिकी आगे बढ़ता है और वार्डन का सेवियर्ड हेड उठाकर सबको शो करता है ये फाइनल है। साइलेंस स्प्रेड होती है। वो कहता है तुम सब फ्री हो। रिकी हेड को एक तरफ थ्रो करता है, आगे दौड़ता है और एक फाइनल एक्ट में प्रिजन की वॉल इटसेल्फ को तोड़ देता है। वो बैरियर जो सबको कैप्टिव रखे हुई थी शैटर हो जाती है। एक एक करके प्रिजनर्स फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी अपने एंड तक पहुंचती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यही खत्म होती है,
लेकिन हमारा सफर यहाँ नहीं रुकता। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगला ड्रामा आने तक आप स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब से चैनल को ग्रो करने में बड़ी मदद मिलती है। अपना ख्याल रखें, अगली बार मिलते हैं। ये था वैसो वर्ल्ड।